तो लास्ट क्लास में हम लोग ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर तक पढ़ा था। अभी नेक्स्ट केस देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O2। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, दिस इज ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ओपन बुक स्ट्रक्चर होने की वजह से इट्स अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। और इसमें दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में नॉन पोलर बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पोलर बॉन्ड होता है। सो इट कैरीज अ नॉन पोलर बॉन्ड, इट कैरीज अ polar bond, और it is a non-planar compound. Why non-planar compound? Because structure is open book structure. पहले पॉइंट में यही लिखिए। अच्छा, अब उसकी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेसिकली प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर H2O2 को अरेंज करें तो जैसे वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था, वैसे H2O2 प्रॉपर ओरिएंटेशन में 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो अब देखो एक H के साथ इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक ऑक्सीजन का इस लोन पेयर वाली डायरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक इधर वाली साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से बने, एंड सिमिलरली 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ बनेंगे। तो इन प्रॉपर ओरिएंटेशन H2O2 कैन फॉर्म टोटल 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बट ये मैक्सिमम है, इसका मतलब सब एक साथ बनेंगे इसकी जरूरत नहीं है। तो इन प्रॉपर ओरिएंटेशन H2O2 कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 6 हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रक्चर इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर हम H2O2 के 6 हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को वाटर के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ से कंपेयर करेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वाटर में ज्यादा होती है, H2O2 में कम होती है। लेकिन थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2 वाटर से ज्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, इसलिए फैक्चुअल है, ठीक से लिख लीजिए नोट बना के। तो हमने पहला पॉइंट लिखा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन H2O2 कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 6 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो। H2O2 का स्ट्रक्चर मैंने बताया ओपन बुक स्ट्रक्चर है और ये नॉन प्लेनर है। इसमें दो तरीके के बॉन्ड हैं, H और O बॉन्ड जो है वो पोलर है, और O बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2 इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि H2O2 को हीट करने से ये डिकम्पोज कर जाएगा, और जब वो सब्सटेंस डिकम्पोज कर जाएगा यानी बॉयल करने से पहले ही वो ब्रेक कर गया, तो वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2 नहीं निकलेगा। तो हमें इसको बॉयल कराने के लिए लो प्रेशर पे ले जाना पड़ता है। तो रिड्यूस प्रेशर कंडीशन में इसको बॉयल करते हैं, और फिर थ्योरेटिकली सॉल्व करके इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। दैट्स वाई थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2 इज मोर देन वाटर। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, तो वाटर के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो H2O2 के 1 हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। और इसका लॉजिक क्या है, पोलरिटी का डिफरेंस। H2O2 के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, उसमें ऑक्सीजन एक ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, इसलिए उसकी पोलरिटी कम काउंट कर रहे हैं। जबकि यही चीज अगर आप वाटर के केस में चेक करेंगे, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है, इसलिए वाटर के अंदर पोलैरिटी ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ वाटर इज हायर देन H2O2 ड्यू टू हायर OH बॉन्ड पोलैरिटी इन वाटर। ठीक है, समझ गए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ग्लिसरॉल अगर आप देखोगे तो ग्लिसरॉल में देखो 3 OH ग्रुप है, और ऑक्सीजन के लोन पे रिपल्शन की वजह से तीनों OH के डायरेक्शन बदल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ग्लिसरॉल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सॉरी ग्लिसरॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, बिकॉज ऑक्सीजन के लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से तीनों ऑक्सीजन एक दूसरे के ऑपोजिट साइड चले जाते हैं। सो हियर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसीलिए विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरॉल जो है वो सिग्निफिकेंटली हायर होती है। उसके बाद देखो अगर हम डाइमराइजेशन चेक करें, आपको मैंने लिक्विड सॉल्यूशन टाइप पर बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बेंजीन के अंदर डाइमराइज कर जाते हैं। तो उसका लॉजिक भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड इज बेंजीन इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नीचे देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन जो है वो दूसरे एसिटिक एसिड के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पहले वाले H के साथ यहाँ इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ देखो साइक्लाइजेशन पॉसिबल हो रहा है, इसलिए इसको चिलेशन भी बोल सकते हैं। इससे बहुत हाई स्टेबिलिटी आएगी, राइट। वैसे ही आइडेंटिकली अगर हम लोग कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें भी सेम लॉजिक है। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड सब प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर देख लो। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे CuH2O होल 4 SO4 डॉट H2O। ये जो डॉट H2O है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है।
इसलिए अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये बहुत मुश्किल से निकलता है क्योंकि लैटिस में स्ट्रांगली बॉन्डेड है, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम यहाँ पे इसके टाइप ऑफ बॉन्ड मेंशन करें, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब प्रेजेंट है, आप ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है कॉपर 2+ और सल्फेट के बीच में। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड देखिए सल्फेट के अंदर आपको नोटिस में आ रहा होगा, वाटर के अंदर भी वही चीज़ नोटिस में आ रही है। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान से देखोगे आप, तो ऑक्सीजन वाटर और कॉपर 2+ के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और वाटर और सल्फेट एंड वाटर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी नोटिस में आएगा। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमें पांच चारों तरह के केस दिख रहे हैं। ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, हमें तीनों तरह के केमिकल बॉन्ड मिल रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक वीक इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, बॉन्ड से कभी भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड की कैटेगरी में काउंट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट केस में लिखेंगे हम लोग, देखो अब कुछ स्पेशल केस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, वो सब लिखे देता हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट केस में लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व, hydrogen bonding is observed, hydrogen bonding is observed in boric acid, बोरिक एसिड का अगर आप एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखोगे पी ब्लॉक के टाइम पे, उसका लेयर अरेंजमेंट बनाया जाता है, बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन बोरिक एसिड, डीएनए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन बोरिक एसिड डीएनए, समझ गए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, देन कॉटन, सेल्यूलोज, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जहाँ पे भी आपको पोलर हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेगा वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करी जाती है। अब इसी लिस्ट में चाहो तो एक एग्जाम्पल और याद कर लो, क्योंकि नॉर्मली ऐसे पूछा जाता है। सिल्क जो है वो हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन के टर्म में एक और फैक्टर सीखना है तो वो भी लिख लीजिए, सिल्क डोंट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि सिल्क जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है बेसिकली। तो सिल्क के ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या सिल्क हैव नो हाइड्रोजन बॉन्ड। कई बार कंफ्यूज करने के लिए कॉटन सेलुलोज के साथ इसको डाल देते हैं, तो कंफ्यूजन आ जाता है। तो ध्यान रखना है, सिल्क जो है वो एक हाइड्रोकार्बन होता है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का इंटरेक्शन लिखेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो नाम से क्लियर है, एक आयन का एक डाइपोल के साथ इंटरेक्शन होगा, और इसका जो प्राइमरी यूज है हमारे कोर्स में, वो हम सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं। तो राइट डाउन, ड्यू टू दिस इंटरेक्शन ionic substances are soluble in water. Due to this interaction, ionic substances are soluble in water, and the amount of energy released and the amount of energy released in this process and the amount of energy released in this process is hydration energy, and the amount of energy released in this process and the amount of energy released in this process is known as hydration energy, is known as hydration energy। तो आप देखो, जैसे आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का सब्सटेंस दिया। सोडियम क्लोराइड अगर सॉलिड फॉर्म में है और ये ब्रेक करके अपने गैसियस आयंस को ब्रेक कर रहा है Na+Cl- में, तो इस प्रोसेस के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको लेटिस एनर्जी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे आपको बताया था। अब ये जो Na+ आयन है इसको हमने वाटर में ऐड करा, तो Na+ हमारे लिए आयन और वाटर के डाइपोल है, तो ये Na+ एक्वस में कन्वर्ट होगा,
तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन काम कर रहा है इसको हम लोग बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इस प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होगी वो है हाइड्रेशन एनर्जी। तो ध्यान से देखो, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम सब जानते हैं केवल वही प्रोसेसेस वर्कआउट करेंगे जहाँ पे नेट में एनर्जी रिलीज कर जाए। यानी कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर जाएगी तो फिर ऐसा सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। अब जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन Na+ और वाटर के बीच में लगा है वही चीज Cl- और वाटर के बीच में भी लगेगी। और आपको फजान रूल के टाइम पे बताया था कि आयन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, और चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा आएगी। समझ आई बात? तो अब देखो, अगर हम वाटर को एक जो है वो हमारे लिए डाइपोल है। डाइपोल कैसे पता चला? वाटर के ऊपर H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर हमारा नेचुरल डाइपोल की तरह काम कर रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो वैल्यू है। तो अगर हमें एक डाइपोल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इस तरीके से दो पोल्स की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस माइनस में। तो देखो Na+ को अगर ये डाइपोल सराउंड कर रहा है तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन बना। Na+ को अगर ये डाइपोल सराउंड कर रहा है तो ये हमारे लिए कौन सा इंटरेक्शन हुआ? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब यही इंटरेक्शन हम चाहें तो Cl- के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। और इंटरेक्शन किसका ज़्यादा किसका कम होगा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पजांश रूल के टाइम पे सिखाया हुआ है। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगी इंटरेक्शन उतना ज़्यादा होगा। अब जैसे ये Na+ है तो इसका वाटर देखो हमेशा ऑपोजिट पोलरिटी से सराउंड करेगा। Na पे पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर अपनी निगेटिव साइड से इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन बनता जाएगा। समझ आया कॉन्सेप्ट आपको? दिस इज रिफर्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमने वाटर का Na+ के साथ डाइपोल देखा तो ध्यान से देखो Na+ पे पॉजिटिव चार्ज है तो डाइपोल का नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और Cl- पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। चार्ज जितना छोटा होगा और जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो नोट बना के पॉइंट लिखिए। स्मॉलर द साइज एंड मोर इज द चार्ज ऑन आयन। Smaller the size and more is the charge on ion, more is the interaction of ion with dipole, और अगर हमने डाइपोल अपना वाटर ले रखा है, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। और अब अगर कभी भी सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन करनी है तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को ओवरकम करेगा तो सॉल्युबल होगा। ये सबसे पहला फैक्टर हुआ जिससे हम हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे। दूसरा फैक्टर, इफ मॉड वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, क्योंकि लैटिस एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको प्लस लिखेंगे, और हाइड्रेशन एनर्जी एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको माइनस लिखेंगे, तो साइन के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी मोर देन मॉडुलस वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, देन सब्सटेंस इज insoluble in water। Then in this case substance is insoluble in water। और अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो soluble in water हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर कभी भी लिखना पड़ेगा तो यूज दिस टर्म। अगर लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी तो ऐसा सब्सटेंस वाटर में इनसॉल्युबल होगा। और अगर इसका उल्टा हो गया कि लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से कम हो गई, यानी हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी को ओवरकम कर जा रहा है, तो उस केस में वो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है। और जैसे इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझना है तो NaCl सॉल्युबल इन वाटर, NaCl सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका मतलब इस केस में, लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू को हाइड्रेशन एनर्जी ओवरकम कर जा रहा होगा।
So this is the case where lattice energy is lesser than हाइड्रेशन एनर्जी। और अगर इसका दूसरा केस लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो वहाँ इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। तो जिस तरह का केस होगा वाटर में उसी से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर इसी का दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए तो आपको देखो पता है AgCl वाटर में इनसॉल्युबल है, तो AgCl इनसॉल्युबल इन वाटर, AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आपको पता है प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर क्लोराइड का, तो इस केस में इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पा रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट केस डील करेंगे अब हम लोग वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। NaCl वाटर में सॉल्युबल हुआ क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, और AgCl वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो जब भी कभी आपको सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट केस अप्लाई कर रहे हैं वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस देखो वीकेस्ट इंटरैक्शन है, और वॉन डेर वाल्स फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होगा। मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते हुए जाएंगे तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएंगे, और अगर सरफेस एरिया बढ़ाते हुए जाएंगे तो भी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज कर जाएंगे। तो मोर मॉलिक्यूलर वेट मोर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, मोर सरफेस एरिया मोर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। इस चीज को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले देखो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के केस में यूज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए एल्केन्स का। तो पहला एग्जांपल देखो, उसमें लिखा हुआ है कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। देखो पेंटेन ब्यूटेन और प्रोपेन अगर कंपेयर कर रहे हैं तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है और सरफेस एरिया भी इसी का सबसे ज़्यादा है, तो पेंटेन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्यूटेन और फिर प्रोपेन। उसके बाद अगला केस अगर लेंगे हम लोग तो प्रोपेन पेंटेन एंड देन 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन चेक करोगे तो देखो मॉलिक्यूलर वेट सेम है, सरफेस एरिया कम होता जा रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन और लास्ट में 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन में एक सिंपल रूल की तरह याद कर लेते हैं कि अगर एल्केन्स के केस में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, और ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बेसिकली जो ब्रांचिंग बढ़ने का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वाटर वॉल इंटरेक्शन वीक हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। अब चाहो तो एल्केन के लिए रूल पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, तो वहाँ डायरेक्टली इसको रूल की तरह यूज करेंगे, ब्रांचिंग बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने से डायरेक्टली इंक्रीज कर जाते हैं, दैट इज द डायरेक्ट रूल। अब यही चीज देखो इनर्ट गैस पे अप्लाई करते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन। तो हीलियम से जेनॉन की तरफ एटॉमिक वेट बढ़ते हुए जा रहा है और साइज भी बढ़ते हुए जा रहा है, तो डेफिनेटली यही इसका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। अब इसी में चाहे तो हम लोग दो और क्वेश्चन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक ईज ऑफ लिक्विफिकेशन और एक ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन। वो भी रूल आपको पता है कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन एंड ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड होता है। जो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है वही आसानी से एड्सॉर्ब होती है, और आसानी से कौन सी गैस लिक्विफाई होती है जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपेयर करेंगे तो सबसे आसानी से जेनॉन लिक्विफाई करेगी और सबसे आसानी से जेनॉन ही एड्सॉर्ब होगी। ठीक है, अब अगर हम वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की टाइप्स डील करें तो उसमें पहला टाइप होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसको बोलते हैं कीसम फोर्सेस। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें डाइपोल का बिहेवियर होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं। तो जैसे सबसे पहला केस देखो, सॉलिबिलिटी ऑफ ईथर एंड एसीटोन, अगर आपको वाटर में एक्सप्लेन करना है, ईथर एंड एसीटोन। अगर आपको सॉलिबिलिटी ऑफ ईथर एंड एसीटोन एक्सप्लेन करना है तो इससे एक्सप्लेन हो जाएगा कीसम फोर्सेस कैसे। ईथर का मॉलिक्यूल लिखोगे तो इट इज ROR, उस पर डेल्टा नेगेटिव का केस है, इधर डेल्टा पॉजिटिव बन रहा होगा, ये डाइपोल बना। दूसरा केस अगर हमने वाटर लिया तो देखो इसमें भी ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, ये वाटर बन गया। तो वाटर और इसके बीच में देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा।
या सिमिलरली अगर हम लोग एसीटोन ले लें, एसीटोन में भी सेम लॉजिक है। ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डाइपोल बन गया। और वाटर के केस में भी देखेंगे तो ये भी डाइपोल बन गया। अब देखो अगर इनका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाना हो, एक डाइपोल ये देखो ईथर की वजह से बन रहा है, और दूसरा डाइपोल देखो वाटर की वजह से बन रहा है। उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप होगा, बहुत वीक इंटरेक्शन होगा, बट इंटरेक्शन होगा। तो इसका नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, तो वाटर का इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो उनके बीच में इंटरेक्शन क्रिएट हुआ। ये आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो अगर कभी भी ईथर की सॉलिबिलिटी या एसीटोन की सॉलिबिलिटी वाटर में, या बेटर से कीटोन की सॉलिबिलिटी वाटर में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो इट विल बी ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये इसी को कभी कभी जीसम फोर्सेस भी बोल सकते हैं। दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ आया? दूसरे टाइप का इंटरेक्शन अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो अब देखो ये जितने तरह के इंटरेक्शन बता रहा हूँ, उनके सबके पास एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए कि किस इंटरेक्शन को कहाँ यूज करते हैं। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन अगर हम देख रहे हैं, तो ये बेसिकली आयोडीन की सॉलिबिलिटी केआई सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। तो दिस इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगर लॉजिक से एक्सप्लेन करना है तो देखो आई माइनस एक आयन है, और आयोडीन जो है वो नॉन पोलर सब्सटेंस है। लेकिन जब आई माइनस की सराउंडिंग में आयोडीन आएगा, तो उसके ऊपर पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो आई माइनस के नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आयोडीन आई माइनस की तरफ होगा, उस पर डेल्टा पॉजिटिव आने लगेगा, और दूसरे वाले पे डेल्टा नेगेटिव आने लगेगा। अब ये इंड्यूस डाइपोल बन गया। देखिए इंड्यूस का मतलब समझ में आया? तो इसमें पहले पोलैरिटी नहीं थी, बट दूसरे को देख के पोलैरिटी आ गई, तो आई माइनस की वजह से चार्ज पोलराइज कर गया। दैट्स व्हाई इट इज इंड्यूस डाइपोल। तो अगर ये एक्सप्लेन करना होगा तो आप लिख सकते हैं, इसका रीजन लिख लीजिए। Solubility of iodine is water. Solubility of iodine in water is very less, but it increases on addition of Ki, but it increases on addition of Ki due to ion induced dipole interaction. ड्यू टू आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयोडीन की वाटर में सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन अगर आपने इसमें के आई ऐड कर दिया, तो आई माइनस का आई टू के साथ इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन लगने लगेगा, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या इसी को हम लोग डिबाई फोर्सेस बोलते हैं। तो अब इसमें देखो एक डाइपोल का एक दूसरे सब्सटेंस से पोलराइजेशन करना है, जो नॉन पोलर होना चाहिए, या टेम्परेरी पोलराइज होना चाहिए। तो अब जैसे आपको सपोज करो वाटर में आयोडीन की सॉलिबिलिटी एक्सप्लेन करनी है, तो अभी तक तो आई माइनस था, आप वाटर ले लो। तो वाटर देखो हमारा डाइपोल है। अब इसकी सराउंडिंग में आयोडीन को लेके आए, तो पहले तो इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं था, लेकिन वाटर की वजह से ये पोलराइज कर जाएगा। तो इसको बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखो वाटर हो गया, और इसकी सराउंडिंग में जो आयोडीन है, इसकी तरफ देखो डेल्टा पॉजिटिव, इसका डेल्टा निगेटिव हो गया। तो ये आपका परमानेंट डाइपोल है, और ये आपका इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो अगर आयोडीन की वाटर में सॉलिबिलिटी देखो चेक करनी है, तो वो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, और उसी में अगर के आई ऐड कर दे रहे हैं, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन लग जा रहा है, तो इंटरेक्शन की कैटेगरी बढ़ जा रही है, इसलिए सॉलिबिलिटी इनहेंस हो गई। ठीक है ना? तो यहाँ से लिख सकते हैं आयोडीन इज soluble in water due to dipole induced dipole interaction, due to dipole
इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, या इनर्ट गैस की सॉल्युबिलिटी भी वाटर में इसी फिनोमेनन से एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ inert gases in water, solubility of inert gases in water is also explained by this phenomenon. ठीक है, इसके बाद सबसे वीक इंटरेक्शन जो होता है दैट इज लंडन फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट लिखते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ऐसी को इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। तो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर इसी को बोला जाता है लंदन फोर्सेस। ये सबसे वीक इंटरेक्शन है, वीकेस्ट पॉसिबल इंटरेक्शन इसी को बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही लिखना है, इट इज वीकेस्ट इंटरेक्शन। मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्स वीक इंटरेक्शन है, उसमें भी सबसे वीक इंटरेक्शन अगर देखना है तो दिस इज इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर लंदन फोर्सेस। ये बेसिकली इनर्ट गैसेस के लिक्विफिकेशन को एक्सप्लेन करने में काम आता है, या इनर्ट गैसेस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है उसी से एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगले पॉइंट में यही लिख लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस in inert gas, intermolecular forces in inert gases are London forces because of which liquefaction and adsorption of because of which liquefaction and adsorption of such gases can be explained. आपको अभी एड्जॉर्प्शन का ऑर्डर बताया था कि हीलियम सबसे कम और जेनॉन सबसे आसानी से एड्जॉर्ब होगा। उसमें ध्यान रखना है कि हीलियम एड्जॉर्ब ही नहीं होता है। ये चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए अलग से नोट बना के। Adsorption of helium won't take place on coconut charcoal Adsorption of helium won't take place on coconut charcoal due to its weakest intermolecular forces, due to its least intermolecular forces। ठीक है, या लीस्ट टेंडेंसी ऑफ एडजॉर्प्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब सपोज कि आप मैंने क्वेश्चन लिखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आईसीएल इज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस हायर देन आयोडीन बाय। तो इसमें देखो, अगर हमें सिंपली लॉजिक एक्सप्लेन करना है तो आईसीएल और आयोडीन के इंटरेक्शन कंपेयर कर लो। तो अगर हम आईसीएल का केस चेक करेंगे तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बनेगा, तो इसका मतलब उसके केस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा।
तो ये परमानेंट डाइपोल हो गया, ये चीज आपकी परमानेंट डाइपोल हो गई। तो उसके केस में कौन सा इंटरेक्शन काम करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जबकि आयोडीन के बीच में क्या होगा, इट इज नॉट अ परमानेंट डाइपोल। तो उसके केस में इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगी, तो उसी को आप इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी बोल सकते हैं। तो इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसका मतलब आईसीएल के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हो गए, हेंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस stronger in ICL, hence its boiling point is higher. समझना है? ये अगर फोर्सेस के टर्म में बात करें तो आईसीएल के अंदर के सम फोर्सेस हो गए और आयोडीन के अंदर लंडन फोर्सेस हो गए। तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आईसीएल आयोडीन से सिग्निफिकेंटली ज्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH3I, CH3Br, CH3Cl एंड CH3F। तो देखो यहाँ काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है फ्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी केस में नहीं आएगी। यहाँ सिंपली वॉन टू वॉन फोर्स से कंपेयर करेंगे। और आपको अभी मैंने लॉजिक सिखाया कि वॉन टू वॉन फोर्सेस जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अगर हम इसका रिजल्ट लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास देखो, आयोडीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक मास आयोडीन का सबसे ज्यादा बनेगा, तो CH3I का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा। फिर CH3Br, फिर CH3Cl, फिर CH3F। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इसी ऑर्डर में आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है, एल्काइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एल्काइल ब्रोमाइड से, एल्काइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल क्लोराइड से, और एल्काइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल क्लोराइड से हमेशा ज़्यादा होगा, ऑलवेज, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं काम करेगी नहीं। वाटर के अंदर सॉलेबिलिटी चेक करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फर्क पड़ जाएगा। तो वहाँ फ्लोराइड्स की सॉलेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बाकियों के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, तो रिलेटिवली सॉलेबिलिटी वीक इंटरेक्शन या हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से एक्सप्लेन करेंगे। बट बॉइलिंग पॉइंट पे ये चीज़ वर्कआउट नहीं करती, क्योंकि किसी भी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगी। तो सिंपली मॉलिक्यूलर वेट या वन टू वन फोर्सेस से कंपेयर करेंगे। ठीक है। अब अगर हम सारे इंटरेक्शन की इंटरेक्शन एनर्जी को कंपेयर करें, तो देखो जितने भी वीक इंटरेक्शंस थे सबको एक साथ मैंने लिखा, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन एंड इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ऐसी को लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। तो अगर हम इन सारे इंटरेक्शंस को अब एक साथ डील करना शुरू कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है इसी को हम लोग कीसम फोर्सेस बोलते हैं। और जो हमारा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन इसी को डिवाई फोर्सेस बोलते हैं। तो इनकी इंटरेक्शन एनर्जी लिख लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में पोटेंशियल कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी होंगे तो आपको पता होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/r। आयन डाइपोल की इंटरेक्शन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। डाइपोल डाइपोल के केस में 1/r क्यूब। आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन के केस में 1/r⁴। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन या डिवाई फोर्सेस के केस में 1/r⁴ या 1/r⁶ इन सम केसेस, अभी बता रहा हूँ कहाँ से वेरी करता है। और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन के केस में विच इज डिवाई फोर्सेस, तो वहाँ पे ये चीज आएगी 1/r⁴ या 1/r⁴। और इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन जो सबसे वीक इंटरेक्शन है, इसी को लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। तो लंडन फोर्सेस के केस में जो इंटरेक्शन है वो सबसे कम है, उस केस में 1/r⁴। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग आगे वाले इंटरेक्शन जाते जा रहे हैं वो वीक होता चला जा रहा है, इसलिए इनकी इंटरेक्शन एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं। आपको बताया लंदन फोर्सेज जो है वो वीकेस्ट इंटरेक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, इससे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसी कंडीशन में नहीं आता, 1/r⁴ का फंक्शन है। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अगर रोटेटिंग मॉलिक्यूल हो जाएगा तो ये भी प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ हो जाता है, तो इनकी भी इंटरेक्शन कम हो जाना है।
और इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ होता है सम केसेस में, जो मैंने आपको लिख के दिया। मोस्टली इट इज 1/r⁴, अदरवाइज इट रीचेस टू 1/r⁴ ऑल्सो इन सम पर्टिकुलर केसेस। ये आपको इंटरेक्शन एनर्जीज का आइडिया होना चाहिए फॉर डिफरेंट इंटरेक्शन, एंड दिस कंप्लीट्स योर यूनिट।